मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज इस अध्ययन की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण। देखो विद्यार्थियों, हमने पूर्व की कक्षा में ये अध्ययन किया कि उत्तर व्यवहारवाद का आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद से किस अर्थ में भिन्न है। जिस प्रकार परंपरावाद एक तरह से मूल्यों पर बहुत ज़्यादा बल देता था और उत्तर व्यवहारवाद में लेकिन मूल्यों के साथ साथ तथ्यों के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। ये एक तरह से भविष्योन्मुखी है और वो परंपरावादी भूतोन्मुखी है। हमने इन चीज़ों का अध्ययन किया। आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद के जो प्रमुख लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, ये क्या हैं। डेविड ईस्टन इसके प्रतिपादक रहे। हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा कि उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादन में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में सितंबर 1969 में इसका प्राकट्य हम देख सकते हैं, जब डेविड ईस्टन ने ये कहा था कि हम व्यवहारवादी अध्ययन के द्वारा एक तरह से राजनीति विज्ञान को सार्थकता नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। क्योंकि उसमें ये देखा जा रहा था कि व्यवहारवाद के दौरान हम तथ्यपरक अध्ययन तो कर रहे थे, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सामाजिक समस्याओं का निदान नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो आवश्यक हो गया कि हमें वापस सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए राजनीति विज्ञान में मूल्यपरक अध्ययन का समावेश करना होगा। साथियों, डेविड ईस्टन ने 1969 में पुस्तक लिखी द न्यू रिवॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में नई क्रांति। उत्तर व्यवहारवाद एक नई क्रांति की तरह आया। उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से हम कह सकते हैं व्यवहारवाद का खात्मा नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन है जो व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, जो राजनीति विज्ञान को धरातली स्तर पर मानवीय सामाजिक समस्याओं के निदान के उपाय सुझाने के लिए प्रेरित कर रहा है। देखो विद्यार्थियों, इसमें विशेषताओं में पहली विशेषता है प्रविधि से पूर्व सार विषय। प्रविधि का अर्थ होता है तकनीक। सार का एक तरह से हम कह सकते हैं तथ्य। हम ये देखते हैं कि व्यवहारवाद अपने अध्ययन के क्षेत्र में तकनीक को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो तकनीक को इतना महत्व देते हैं कि तथ्यों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो तथ्यों को पीछे छोड़ देने में तथ्यों की बलि वो भले ही दे देते हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए, उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि व्यवहारवादी तथ्यों की बलि दे देते हैं तकनीक के चक्कर में, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं उन तथ्यों से बढ़कर अन्य जो सामाजिक समस्याएं हैं हमें उनके निदान के लिए प्रयास करने होंगे। तकनीक को जिस वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वजह यह है कि हम तकनीक को किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए जो संपूर्ण मानवता है, जिसके लिए हम सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं, उस मानवता की समस्याओं को हम उनका समाधान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि व्यवहारवादी तकनीक को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, तकनीक का पीछा नहीं छोड़ते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमें तकनीक से ज़्यादा महत्व प्रासंगिकता को देना होगा, तकनीक के साथ साथ हमें तथ्यों को भी महत्व देना होगा। दूसरा बिंदु है सामाजिक परिवर्तन पर बल। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि व्यवहारवाद एक तरह से प्रणाली शास्त्र और एक तकनीक, इन दोनों के चक्कर में पड़ के कहीं ना कहीं रूढ़वादी हो जाता है, और रूढ़वादी होने के साथ साथ वह सामाजिक परिवर्तनों का विरोधी उसको कह दिया जाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। समाज में जो नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई समस्याएं आ रही हैं, उन नई नई समस्याओं के निदान के लिए हमें उपाय सुझाने होंगे, उपाय खोजने होंगे। अगला बिंदु सामाजिक समस्याओं का निदान। उत्तर व्यवहारवादी और व्यवहारवादी विचारक सामाजिक समस्याओं के निदान में मुख्य रूप से फेल हो गए, इसीलिए हमें उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आगे आना पड़ा। सामाजिक समस्याएं जो उस समय तत्काल में पैदा हो रही थी, पूरी दुनिया में देखा जा रहा था कि जो नवोदित राष्ट्र थे उनमें तरह तरह की समस्याएं आ रही थी। दुनिया में आतंकवाद, पर्यावरणीय समस्याएं, गरीबी, विकासशील देशों की समस्याएं, तमाम तरह की जो समस्याएं थी, अचानक राजनीतिक उथल पुथल हो रहे थे दुनिया में, शीत युद्ध चल रहा था, क्यूबा संकट, तो
तो इन सब समस्याओं के समाधान में जो राजवैज्ञानिक एक तरह से अपने सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर पा रहे थे या उनके सिद्धांत इन समस्याओं का निदान नहीं खोज पा रहे थे व्यवहारवाद के दौरान, और व्यवहारवादी अपने एक तरह से आलीशान बंगलों में बैठ के, विश्वविद्यालयों में बैठ के लगातार रिसर्च कर रहे थे और उनके रिसर्च एक तरह से मानवीय समस्याओं के समाधान करता नहीं हुए, तब उत्तर व्यवहारवादी आगे आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे शोध इस प्रकार के होने चाहिए कि वो शोध सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें। जो राजनीति विज्ञान की क्रूर यथार्थताएं हैं, निश्चित रूप से हमें राजनीति विज्ञान की क्रूर वास्तविकताओं पर बल देना होगा और उनके समाधान के उपाय सोचने होंगे, तभी हमारी प्रासंगिकता सुनिश्चित होगी। अगला बिंदु, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। देखो साथियों, परंपरावाद या परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद एक तरह से मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है। तो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देने की वजह से, तथ्यों पर बहुत ज़्यादा बल देने की वजह से उसने जो मानवीय मूल्य होते हैं सामाजिक विज्ञानों में, उनसे एक तरह से कन्नी काट ली। वो एक तरह से हम ये देखने लग गए कि वो बहुत ज़्यादा तथ्यों पर ध्यान देने लग गए, वो बहुत ज़्यादा प्रणालीगत विशेषताओं पर ध्यान देने लग गए, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से तकनीकों पर ध्यान देने लग गए। इन चीज़ों से उन्हें आगे आकर एक तरह से ये देखना, उन चीज़ों से आगे आकर उन्हें मूल्यों पुनर्स्थापना पर बल देना था, उन्होंने ये कार्य नहीं किया। फिर उत्तर व्यवहारवाद आगे आया और उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों की पुनर्स्थापना की। उत्तर व्यवहारवादियों का ये कहना है कि जो भी सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञानों को मूल्यों से हम पृथक कर ही नहीं सकते थे, जबकि दूसरी तरफ व्यवहारवादी एक तरह से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कठोर विज्ञान बनाना चाहते थे। इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता महसूस हुई और उत्तर व्यवहारवाद में परंपरावाद की तरह मूल्यों की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया। ये बल दिया गया कि अगर हमारा कोई भी सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अगर मानवता की समस्याओं का समाधान करेंगे तो हमें मूल्यों पर बल देना होगा, क्योंकि मूल्य ही वह चीज़ हैं जो हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगला बिंदु, बुद्धिजीवियों की भूमिका। देखो साथियों, बुद्धिजीवियों की समाज में हमेशा भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर बुद्धिजीवी अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में उनको वह स्थान प्राप्त नहीं होगा जिस स्थान के प्राप्त करने के वो हकदार हैं। लगातार ये देखा जा रहा था कि राजवैज्ञानिक जो हैं वो राजवैज्ञानिक, उनको एक तरह से राजनीतिक मंचों पर या नीति निर्माण के दौरान वह स्थान नहीं मिल पा रहा था जिस स्थान के वो हकदार थे। व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद में भी उन्होंने तमाम रिसर्च किए, तमाम कार्य किए, फिर भी वो कोई ऐसा सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सके कि जिससे किसी वास्तविक समस्या का समाधान प्रस्तुत होता। हाँ, उन्होंने सिद्धांतों का निर्माण किया, बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञानों की तरह किया, लेकिन वो समस्याओं के समाधान में कहाँ तक सफल हुए, इस मोर्चे पर वो फेल थे। इसीलिए ये बात पैदा हुई, ये तथ्य पैदा हुआ कि हमें कहीं ना कहीं अपने अध्ययनों को बहुत ज़्यादा प्रासंगिक बनाना होगा, हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। हम अगर अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे तो हमारी जो एक तरह से भूमिका है समाज में वो बहुत कम हो जाएगी, हमारा सम्मान कम हो जाएगा, हमारे एक तरह से हम मंचों पर हमें वह स्थान नहीं मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। और बुद्धिजीवी की भूमिका और एक टाँके लगाने वाले मिस्त्री की भूमिका में हमें अंतर करना होगा। इसीलिए हमें अपने सम्मान को पुनर्स्थापित करना होगा। अगला बिंदु, कर्मनिष्ठ विज्ञान। देखो साथियों, कर्मनिष्ठ विज्ञान से आशय यह है कि हमें अपने राजनीति विज्ञान, जो राजवैज्ञानिक हैं वो राजवैज्ञानिक लगातार सामाजिक समस्याओं के पुनर्निर्माण में लगे रहें। वो हमेशा स्वयं को उन समस्याओं के समाधान में लगाए रखें जो मानवीय समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, और एक राजवैज्ञानिक को जिन समस्याओं का समाधान करना चाहिए उन समस्याओं के समाधान में वो लगातार लगे रहें। अन्यथा राजनीति विज्ञान एक कर्म विज्ञान नहीं बन सकता है। कर्म विज्ञान का आशय ये भी है साथियों कि राजनीति को हमें मनन विज्ञान के स्थान पे कर्म विज्ञान बनाना होगा। एक तरह से ऐसा विज्ञान बनाना होगा कि जो हमें क्रियाशील दिखे, हमें दिखे कि वो सामाजिक समस्याओं के लगातार निदान में रत है। अगला बिंदु, राजनीति का व्यवसायीकरण। देखो साथियों, इसका आशय यह है कि जो राजनीति है, राजनीति को हमें एक तरह से व्यवसाय बनाना होगा। हमें देखना होगा कि जो राजवैज्ञानिक हैं आज के माहौल में, आज दुनिया के तमाम देशों में लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र और जो राजनीति है,
राज वैज्ञानिकों के द्वारा उसकी आलोचना की जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, राजनीति को एक तरह से घृणित अर्थ में बताया जाता है और वो स्वयं जो सक्रिय राजनीति है उससे तटस्थ रहने में गौरव का अनुभव करते हैं। ये देखा जाता है कि राजनीति गंदी चीज़ है और हमें राजनीति से दूर रहना होगा ताकि हम उस श्रेणी में नहीं आए। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि उन लोगों को राजनीतिक समस्याओं के समाधान में आगे आना होगा, उन्हें तटस्थता छोड़ के सक्रिय भूमिका निभानी होगी और विश्वविद्यालयों को भी जो मूल्य हैं उनकी मूल्यों की रक्षा के लिए एक तरह से मैदान में आना होगा। तभी एक तरह से राज वैज्ञानिकों की सार्थकता सिद्ध होगी कि राज वैज्ञानिक वास्तव में मानवीय समस्याओं के निदान के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।